क्लास 12 विश्व इतिहास के कुछ विषय। विषय 2 लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए इस चैप्टर में क्या है। किसी भी सभ्यता को हम तब तक विकसित नहीं मान सकते जब तक उसके पास लेखन कला का डेवलपमेंट ना हो जाए। इसका मतलब है कि लिखने की कला को सीख जाने से बहुत सारी काम आसान हो जाती है। हम इस चैप्टर में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये मेसोपोटामिया आज के संदर्भ में कहाँ स्थित है? ये जो मेसोपोटामिया स्थल है आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा था, मतलब इराक गणराज्य में स्थित है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? दजला और फरात दो नदियों के बीच स्थित भूमि को हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागर प्रदेशीय और उत्तरी सीरिया तथा तुर्कों में यानी तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ा जाने लगा, लिखी पढ़ी जाने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन कला के बीच के संबंधों की खोज का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा किस रूप में और कैसे कैसे क्या क्या प्राप्त हुए और कैसे बनी रहे। तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी नदी, अर्थात दो नदियों दजला और फ्रात के बीच की भूमि, दजला और फ्रात नदी के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। इन नदियों के बीच की भूमि काफी उपजाऊ थी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के आरंभिक काल में, मतलब अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में, इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। तो यानी मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना गणराज्य स्थापित किया, राज्य स्थापित किया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। और उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी, यानी सुमेरी थी। ये ऑब्जेक्टिव्स है, आप याद रखेंगे। तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व ये सिकंदर के कालखंड रहे हैं तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हो गया। वही अरामाइक लिपि है जो कभी हमारे इंडियन हिस्ट्री में सम्राट अशोक ने 4 लिपि में एक इसको भी अपनाया था और अभिलेख को जारी किया था। समझ जाइए, जो कि मौर्य सम्राट यानी मौर्य साम्राज्य की नींव 321 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। ये कोरिलेशन है। तो मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि संस्कृति का विनाश पूर्णतः और पूर्ण तौर पर कभी नहीं होता है। जिस तरह से सभ्यता का विनाश पूरी तौर पर हो जाएगा, उसके खंडहर मिलेंगे, लेकिन संस्कृति
अपने अक्षुण्ण रूप में किसी न किसी क्षेत्र में बरकरार रहती है। हो सकता है वह बड़े पैमाने पर बरकरार ना रहा हो, लेकिन एक छोटे ही पैमाने पर बरकरार रहते रहते वह अपनी परंपरा को जीवंत रखती है। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहां एक या दो स्थलों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे हम चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। तो इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भ में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का पूरा प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 ईस्वी में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जलप्लावन की कहानी अंकित था। यानी बाइबल में जलप्लावन की एक कहानी है। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां अक्षरशः सही नहीं हैं, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करता है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई, और क्या हुआ, इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा। यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी, और बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के हम अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। बाइबल के अनुसार यह जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। अब जलप्लावन की कहानी को सुनिए। किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोया नाम के एक मनुष्य को चुना। नोया ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जलप्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। तो इस कहानी के पात्र को जीवशूद्र या उत्नापिस्टम कहा जाता था। देखिए मेसोपोटामिया कहाँ है, चित्र में देखिए पश्चिम एशिया का चित्र है, और हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये इराक में पड़ता है, कभी भूल नहीं करेंगे। ये इराक में पड़ता है, दजला और फरात नदी के बीच का क्षेत्र। तो यहाँ रेड में देखिए दिया हुआ है मारी, ये मेसोपोटामिया का शहर है। बेबीलोन शहर है, उरुक शहर है, और ऊर ये मेसोपोटामिया का शहर है। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, जरा हम उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ लें। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे वृक्षों से, घने जंगलों से आच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते पाए गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने भी हैं, जंगली फूल हैं, फल हैं, और यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सदियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। मेसोपोटामिया के पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए एक परिवहन का अच्छा साधन है। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में एक रेगिस्तान है,
और यह वही रेगिस्तान है, यह वही स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। समझिए, यानी इन रेगिस्तानी में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ बारीक उपजाऊ वाली मिट्टी लाती रही, और जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती है। मानचित्र 2 में स्पष्ट है, मेसोपोटामिया, पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तान और दक्षिण का सिंचित क्षेत्र स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है, और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी, और इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर और मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहां फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी, फिर भी खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों और पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी, तो खाने के लिए ये भी पर्याप्त था, और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे, पिंड खजूर। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व यानी आबादी बढ़ जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उसके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, और विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। मसलन खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार करने का, उत्पादन करने का और तरह तरह की सेवाओं की भी भूमिका होती है, जो महत्वपूर्ण रहता है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। तो उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है, यानी नगर और गांव के बीच में एक चैन है, एक कड़ी है जो कभी टूटता नहीं है। अगर यह कड़ी टूट जाएगा तो ग्रामीण तो आबाद रहेगा, बट नगर बर्बाद हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता, और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहां से प्राप्त करे। तो उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा हम टिन को कहते हैं, लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत होती है। तो इस प्रकार श्रम डिवीजन जो होता है, श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, शहरी जीवन की विशेषता बन गई, आज भी बरकरार है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। याद रखेंगे, कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि के कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं ने
और उसके लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। तो शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं और उनके संग्रह और वितरण की व्यवस्था करनी पड़ती है और होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि एक ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और उनका दूसरे लोग पालन करते हैं। तो इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब और किताब भी लिखित रूप में रखना पड़ता है। ये रिकॉर्ड्स होते हैं। वारका शीर्ष, ये 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौहों में क्रमशः नीले, लाजवर्द, लैपिस लैजुली तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। तो सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पदार्थ में या पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में किन किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, जरा सोचिए और सूची बनाइए। शहरों में माल की आवाजाही, तो मैंने कहा था कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में जब अन्न का उत्पादन हो या अन्य वस्तुओं का उत्पादन हो जो हमारे खाने पीने की चीज़ों पर आधारित है, तो लाजमी है कि वहाँ पर शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितना भी समृद्ध क्यों ना रहा हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव फिर भी था। क्योंकि दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मुहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। ध्यान देंगे, दक्षिणी मेसोपोटामिया में इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियाँ, गाड़ियाँ और गाड़ियों के लिए पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। तो औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो इसीलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि से जुड़े उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहां खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी और इन वस्तुओं को नियमित रूप से आदान प्रदान तभी वे कर पाते थे, तभी यह संभव हो पाता था जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और एक व्यापार के माध्यम से उन्हें कोई गाइड कर सके, उन्हें कोई निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। शहरीकरण में भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला ले लाना और ले जाना